मैं हूं आर के सिंह और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा चैनल ट्रांसेंड फिजिक्स। तो चलिए आज हम लोग कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कहानी को आगे बढ़ाने से पहले अब तक हम लोगों ने क्या क्या इस टॉपिक में डिस्कस किया है वो समझेंगे, ठीक है। और प्लस पढ़ने से आपको क्या क्या फायदा मिलेगा ये भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहला हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया था कि व्हाट इज डायपोल। तो मैंने आपको बताया था व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ठीक है, सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, देन दिस इज सेड टू फॉर्म डायपोल। क्लियर। और डायपोल केमिस्ट्री में एक बड़ा ही फेमस वर्ड है, ये बात तो मैंने बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब दो लोगों के बीच में लेन देन होती है तो किसी एक में पॉजिटिव और उतना ही अमाउंट में किसी दूसरे में नेगेटिव दिखता है। दैट्स व्हाई हमेशा इक्वल होता है, क्योंकि दो लोगों के बीच की बात है। अभी कंफ्यूज नहीं होना है, जब कहानी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो यही दो लोगों की कहानी हम लोग बहुत सारे लोगों में कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको लेकर चिंता नहीं करना है, पहला इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैंने बताया था कि डायपोल मोमेंट क्या होता है। तो डायपोल मोमेंट बेसिकली बताता है कि जो दो लोगों की दोस्ती है उसमें, ठीक है, उस दोस्ती में कितना, ठीक है, कमीनापंथी की मात्रा कितनी है, दैट इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट, है ना। तो मैंने ये दो बात आपको बता दिया है, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट तो मैंने आपको क्लियर कर दिया था। अच्छा, अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये उठता है कि सर ये तो बता दिया, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब दो लोगों के बीच में दोस्ती होती है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। मान लीजिए आप ही बहुत सारे लोगों से मिलते हो, तो ठीक है, आपका मिलना बहुत सारे लोगों से है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस शहर में रहते हो आप बहुत सारे लोगों से मिल रहे हो, ठीक है। तो उसमें से आपने किसी से मिला, ठीक है, एक लड़का बहुत ही सीधा है, बड़ा ही सीधा लड़का है, तो आपकी उसके साथ जो दोस्ती है उसको हम लोग कह सकते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। तो उसमें डायपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी आएगी? 0, क्योंकि किसी ने किसी का चूना नहीं लगाया है ना। तो मान लीजिए कि आप हो मिस्टर एक्स, ठीक है, आप हो मिस्टर एक्स और आपको मिस्टर ए से भेंट हुआ है। ए बड़ा ही सीधा है, आप जब इसके साथ मिले तो मिस्टर एक्स जब ए के साथ मिला तो इन दोनों ने एक दूसरे का किसी का कोई चूना नहीं लगाया है ना। तो यहां पे इस तरह के बॉन्डिंग को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया क्लियर। अच्छा, एक्स का ए के साथ मिलना था, लेकिन क्या आप एक्स थे तो आप हो सकता है कि बहुत ही अजीब टाइप के इंसान से मिला आपने, ठीक है, एक नंबर का घटिया इंसान से मिला, वो हो सकता है बी था। तो देखिए अब क्या था, बी ने आपको चूना लगाया है ना, चूना लगाया, तो चूना लगाया तो वो बन गया प्योर निगेटिव, आप बन गए प्योर पॉजिटिव। इस तरह के बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं हम लोग? आयनिक बॉन्डिंग, है ना। अच्छा, इस एग्जांपल को समझाने के लिए मैं एक ऐसा एग्जांपल बताता हूं जो आप शायद बहुत इजीली ग्रास्प कर पाओगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपने ए के साथ बॉन्डिंग किया, ए ने आपका एक भी पैसा नहीं ठगा है, ठीक है, आपका ए ने एक भी पैसा नहीं ठगा है, तो किसी को भी प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप बी के साथ ठगाए, जो बहुत उस शहर में उससे ज्यादा कमीना इंसान कोई नहीं है, उससे ज्यादा कमीना दोस्त आपका कोई नहीं है, समझ में आ रहा है ना, और उसने आपको जो ठगा वो 100 रुपीज ठगा, इमेजिन कीजिए। तो आप कह सकते हो कि 0 है वो वैल्यू जो सबसे शरीफ लोगों के साथ दोस्ती करने पे हुई, ठीक है, और 100 वो वैल्यू है जो सबसे घटिया लोगों के साथ दोस्ती करने से आई। तो क्या, अच्छा, क्या पूरे शहर में क्या सिर्फ अच्छे और घटिया लोग थे? नहीं, बहुत तरह के लोग रहेंगे। तो आपने हर लोगों से इंटरेक्शन किया होगा, हर लोगों ने आपको कुछ ना कुछ ठगा होगा, क्योंकि आप तो समझ ही रहे हो ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव टाइप के हो, आप बड़े सीधे हो, गाय टाइप के हो, आपको जो भी आया ठग के चला गया, ठीक है। अगर आपको हर लोगों ने ठगा है तो इसका मतलब क्या, सब लोगों ने एक जैसा ठगा है? नहीं। अब आपको सब लोगों ने कैसे ठगा है तो उसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो केमिस्ट लोगों ने इसका भी एक बड़ा ही अच्छा सॉल्यूशन निकाला। आप जरा सोचिए आप क्या करोगे। तो आप तो यही बोल सकते हो ना कि आप सोचो, अगर मैं बोलूंगा ठीक है आपको ए ने बहुत ठगा, बोलोगे हाँ सर ये तो बहुत ठगा, ये सर ये तो बहुत सीधा है सर। नहीं सर, इसके बारे में आप कुछ मत बोलिए, ठीक है, ये बहुत सीधा है, इसलिए मुझे कुछ नहीं ठगा। अच्छा, मैं बोलूंगा बी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, बोलोगे सर कितना ठगा है ना आप बता नहीं सकते, इससे बड़ा कमीना इंसान आप पूरा धरती में नहीं देख सकते। अच्छा, आपने बी को तो तमगा दे दिया, तो बी जो है वो इस तरह की दोस्ती क्या है, प्योर आयोनिक है। लेकिन सोचो अगर एक तीसरे की मैं बात करूंगा, सी, ठीक है, बी ने अगर आपका 100 रुपया ठगा, 100 मैक्सिमम लिमिट है, मान लेते हैं, समझाने के लिए बता रहा हूं, 100 रुपया बी ने ठगा। अब आप बात करते हैं सी की, ठीक है, तो सी ने आपका 40 रुपीज ठगा। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा अच्छा सी ने तुमको कितना ठगा ये बताओ। हाँ, तो ए जितना सीधा है क्या? तुम बोलोगे नहीं सर ए जितना सीधा तो नहीं है। मैं बोलूंगा अच्छा बी जितना, बोलोगे सर बी जितना कमीना भी नहीं है, बी जितना सेल्फिश भी नहीं है। तो मैं बोलूंगा फिर है क्या? तुम बोलोगे सर थोड़ा सा कमीना है, थोड़ा सा। ये जो थोड़ा सा वर्ड है ये किसके रेस्पेक्ट में बात की है ना, थोड़ा सा कमीना मोड है, मतलब पूरे कमीने के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा। उसी तरह से जब भी कोई एटम्स के बीच में बॉन्डिंग होती है, ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट आपको मिलता है, समझ में आ रहा है, वो किस में मिलता है? आयनिक में।
ठीक है, वो कमीनापंथी का लेवल सबसे ज्यादा किस में मिलेगा, आयोनिक में। तो ठीक है, तो अगर आपको P का सबसे ज्यादा वैल्यू, ध्यान से सुनेंगे, P का मिनिमम वैल्यू आपको 0 मिल सकता है और P का सबसे ज्यादा वैल्यू आयनिक वाला मिल सकता है। ये कब मिलेगा, जब एक प्योर इलेक्ट्रोनेगेटिव आपसे आएगा और आप प्योर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगे तब। ये तो क्लियर है। अच्छा सर, तो सोचिए अगर आपने किसी और तो क्या सारे एटम्स जो भी कंबाइन हो रहे हैं, क्या तो दुनिया में सारे इसी तरह के दोस्ती होंगे? नहीं, बहुत तरह के वर्सटाइल दोस्ती हो सकती है, बहुत तरह का दोस्ती हो सकता है। एक तो बहुत ठगाया हुआ, एक थोड़ा कम ठगाया हुआ। जैसे अभी आपको मैंने बताया था सी, मैंने पूछा था आपको सी के बारे में, तो आपने क्या बोला, नहीं सर सी जो है वो बी जितना तो नहीं है। तो कितना है, तो तुम बोल सकते हो सर बी का आधा है। आधा कहने का मतलब क्या बोला आपने, 50%। आप ध्यान दो, समझ में आ गया होगा मैं क्या कर रहा हूं। मतलब उसमें बी के कंपैरिजन में 50% वो चीज है, वो कैरेक्टरिस्टिक है, समझ में है ना। तो केमिस्ट भी इसी वर्ड को यूज करते हैं और केमिस्ट बेसिकली इस वर्ड को बोलते हैं परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। ये परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या है, अब आप समझ गए होंगे। अगर आप सोचो किसी भी सिचुएशन में, ठीक है, किसी भी सिचुएशन में जब दो एटम्स के बीच में बॉन्डिंग होती है तो P सबसे ज्यादा कब मिलता है, आयनिक में। लेकिन सोचो अगर आपने ऑब्जर्व किया, ठीक है, अगर आपने ऑब्जर्व किया और आपको उस हिसाब से, ठीक है, डाइपोल मोमेंट नहीं मिला, मतलब ये आयनिक बॉन्ड नहीं है। तो फिर हम कैसे बताएंगे कि इसमें कमीनापंथी की मात्रा कितनी है, परसेंटेज कितना है इन कंपैरिजन विद आयनिक बॉन्डिंग। तो उसी के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। जैसे मैं समझाने के लिए बताता हूं, मान लीजिए कि अगर आपको फ्रेंड किसी ने 100 रुपए का आपका चूना लगाया, आपने उसको 100 अलॉट कर दिया, बोलो सर ये 100% कमीना है, ठीक है। अगर सोचो किसी दूसरे बंदे ने आपका 20 रुपए का चूना लगाया, 20 रुपीज का चूना लगाया, तो बताओ ये उसके कंपैरिजन में कितना परसेंट है, 20%, है ना। तो आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उसी तरह से केमिस्ट लोग भी एक वर्ड यूज करते हैं, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। तो चलिए इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। ये परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या है, मैं आपको पूरा खेल समझाता हूं। मान लीजिए मैं एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं, ठीक है, पूरा खेल आप समझ जाओगे। मैं एक इलस्ट्रेशन से ही आपको पूरा खेल समझा देता हूं। ये है हमारा इलस्ट्रेशन, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। मेरे इलस्ट्रेशन में ही मेन सब कुछ होगा, ठीक है। सपोज कीजिए कि देखो मैं केमिस्ट्री का मास्टर तो हूं नहीं, तो डाटा को एग्जैक्टली नहीं, मैं समझाने के लिए सारी बातें बता रहा हूं। तो ये नहीं कि मास्टर जी के पीछे पड़ जाए, सर किताब में तो डाटा पूछा रहे हैं, मार के गद्दा उड़ा देंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, ये है हमारा H, ठीक है, और ये है हमारा Cl, ठीक है। चलिए मान लेते हैं, मान लीजिए कि ये वाला डिस्टेंस है हमारा 2 एंगस्ट्रॉम, बॉन्ड लेंथ ये कितना है, 2 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे, ये हमारा कितना है, 2 एंगस्ट्रॉम। किसी को डाउट, पक्का देख लो देख लो देख लो गधड़ो, ठीक है, वेरी गुड। ये है हमारा 2 एंगस्ट्रॉम। चलिए अच्छा, अगर आपने ये 2 एंगस्ट्रॉम है तो अब हमको बताना है कि यहाँ पे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना है H और Cl का। एक बात तो तय है कि, एक बात बताओ, अगर आप सोचो Cl जब Na के साथ कंबाइन होता है तो क्या उतना ही परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होता? नहीं। सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट कब मिलता है Cl का, जब Na के साथ कंबाइन होता है ना। और सबसे कम कब मिलता है, जब Cl के साथ कंबाइन होता है। तो Cl, ये जो HCl है वो बीच में कहीं आता है ना। तो डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl समवेयर लाइज बिटवीन, ठीक है, लाइज बिटवीन क्या, इसकी वैल्यू, ठीक है, आप कह सकते हो डाइपोल मोमेंट ऑफ Cl है ना, या फिर और उससे कम, किससे कम होगा, तो समझ गए होगे NaCl से। ये तो एकदम तय है। तो यानी ये वाला मॉलिक्यूल ना तो कोवैलेंट है, समझ में आ गया, ना तो आयनिक है, क्लियर। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यही हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें कितना परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर है, ठीक है, ये हम लोग समझा देंगे, ठीक है। तो चलिए मैं एग्जांपल के लिए बताता हूं, ठीक है, एक छोटा सा डाटा लेकर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो चलिए वेरी गुड, ध्यान से देखेंगे, समझाने की कोशिश करो। डाटा देखो, एक और चीज, न्यूमेरिकल डाटा को आप मैच नहीं करेंगे। फिर से जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। तो चलिए देखिए, HCl है हमारा, ठीक है, जैसे मैंने H और Cl ले लिया, ठीक है, ये हमारा दे दिया गया है। और दे दिया गया है कि द डिस्टेंस, ये जो बॉन्ड लेंथ है H और Cl के बीच में, कुछ भी, जैसे मान लीजिए आपने 2 एंगस्ट्रॉम ले लिया। कितना लिया आपने, 2 एंगस्ट्रॉम। ध्यान से देखिए कितना लिया, 2 एंगस्ट्रॉम। चलिए, और बोला कि इसका जो डाइपोल मोमेंट मुझे ऑब्जर्व हो रहा है, जो मुझे दिख रहा है, दिखना तो कुछ और चाहिए था, है ना। तो मुझे इसका डाइपोल मोमेंट कुछ दिख रहा है, क्लियर। तो वो मुझे दिख रहा है कितना, वही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो वो मुझे दिख रहा है, वो मुझे दिख रहा है 0.64 × 10⁻⁹, ठीक है।
ये दिख रहा है। अब इसका यूनिट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लेना। इतना वैल्यू मुझे डाइपोल मोमेंट दिख रहा है, इसका ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अच्छा सर, ये मुझे दिख रहा है। अब पूछा गया कि चलिए बताइए इसका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना है। क्लियर, ध्यान से सुनिए। अब पूछा गया कि इसका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना है, ठीक है। तो फाइंड इट्स आयनिक परसेंटेज, फाइंड इट्स परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, ठीक है। यही हमारा सवाल है, आराम से समझ गए हो गया। मुझे यही निकालना है पूरे के लिए, ठीक है। क्लियर, चलिए। अच्छा पहले ये देखिए, एक बात बताइए, ठीक है, यही मुझे निकालना है। लेकिन एक सवाल होता है कि सर ये परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालेंगे कैसे, है ना। अच्छा एक बात बताओ, सोचो अगर ये H और Cl की बात हो रही है, इतना तो तय है कि H उतना सीधा भी नहीं है जितना कि आप और हम सोच रहे हैं, है ना। Cl तो है, कमीना तो है वो, ठीक है ना। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसा भी नहीं है, लेकिन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अच्छा सोचिए, अगर इसमें सबसे खराब स्थिति कब होती, सोचिए। ये जब आयनिक होता, अगर ये प्योर आयनिक होता, इसमें एक बहुत ही सीधा और एक बहुत ही कमीना होता, तो सबसे खराब जो डाइपोल मोमेंट बनता वो कब बनता, आयनिक का। तो सबसे पहले आप ये कोशिश कीजिए कि इसका डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कीजिए जब ये आयनिक होता, सबसे खराब। आप सोचिए इस स्थिति में 2 एंगस्ट्रॉम अगर लेंथ हो दो एटम्स के बीच में, तो सबसे खराब डाइपोल मोमेंट, सबसे बड़ा वैल्यू वाला डाइपोल मोमेंट कब बन सकता है, तो तब बनता जब ये आयनिक होता। मान के चलते अगर ये आयनिक होता तो वो कमीनापंथी की लेवल, यानी 2 एंगस्ट्रॉम में सबसे ज्यादा कमीनापंथी का वैल्यू कितना आता है, वो हम लोग निकालते हैं। तो पहला हमारा सॉल्यूशन, ध्यान से सुनेंगे। पहले आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए, पी आयनिक निकाल लीजिए, ठीक है। ये देखेंगे ये कौन सा सिचुएशन है, ये वो सिचुएशन है, ध्यान देंगे, ये बाद में बात करेंगे ये क्या है। ये वो सिचुएशन है जब 2 एंगस्ट्रॉम में एक बहुत ही सीधा और एक बहुत ही घटिया दोस्ती होती है। इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता किसी भी चीज का, और हर चीज का इसी के कंपैरिजन में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो पी आयनिक, अच्छा पी आयनिक का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इंटू सेपरेशन डिस्टेंस। अच्छा अगर ये सबसे घटिया होता, अगर होता ये ए और बी के बीच में, तो ये प्लस होता और ये क्या होता, माइनस होता, और दोनों के बीच की दूरी कितनी होती, 2 एंगस्ट्रॉम होती, है ना। कुछ लोग इसको समझ में आ रहा है, कुछ भी डाटा उटा पुट कर सकते हैं, तो डाटा पे मैं बहुत ज्यादा नहीं जा रहा, ठीक है। ये पिकोमीटर के रेंज में भी कुछ लोग लिखते हैं 0.2 एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर के रेंज में भी होता है, ठीक है। तो उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ अभी फिलहाल, ठीक है। अच्छा सर, अच्छा आप ये बात है, आप सोचो ये जो क्यू की वैल्यू आएगी तो क्या लिखेंगे हम लोग, ठीक है। एक काम करते हैं, सॉरी यहाँ पे एक और ये वैल्यू, ये ऑब्जर्व वैल्यू, ठीक है। ये डाटा थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, हाँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्यू इंटू डी। अच्छा ये जो चार्ज होती तो कितनी होती, तो सबसे खराब स्थिति में ये एक प्लस बनता और माइनस, सबसे खराब स्थिति में बना नहीं है अभी, ठीक है। तो सबसे खराब स्थिति में ये क्यू बनता और ये डी। अच्छा डी कितना होता, तो ध्यान से देखिए 2 एंगस्ट्रॉम, वही दूरी फिक्स है। अगर वही दूरी होती दो घटिया लोगों के बीच में, एक घटिया और एक बहुत अच्छे इंसान के बीच में, तो क्या खराब से खराब स्थिति क्या आता, तो खराब से खराब स्थिति आता ये 2 एंगस्ट्रॉम का मतलब 2 इंटू 10 पावर माइनस 10, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, यूनिट क्या लिखी, तो देखिए क्यू का यूनिट कूलम है ना, और डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो डाइपोल मोमेंट का जो यूनिट होगा कूलम मीटर, ठीक है। तो यूनिट भी हो गया क्लियर। अच्छा अब ये चार्ज की वैल्यू कितनी है, तो अगर ये सबसे खराब स्थिति होता तो जो चार्ज आता 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, समझ में आ गया होगा मैं क्या करूं। अच्छा आप जरा ध्यान से देखिए, तो ये वैल्यू कितना है, तो ये वैल्यू आ रहा है आपका, ध्यान से देखिए, ये वैल्यू आएगा आपका 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19 इंटू 10 पावर माइनस 10 कूलम मीटर। यहाँ इसका मतलब यहाँ भी यूनिट लिखेंगे कूलम मीटर, इसलिए मैंने यूनिट छोड़ दिया था, बाद में उस समय जब समझाता तब यूनिट लिखता, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कूलम मीटर। ध्यान से देखेंगे जो डिस्टेंस मैंने लिया है ये 2a ही 2 एंगस्ट्रॉम है, जैसे अगर आप r बोलो या 2a बोलो 2 एंगस्ट्रॉम है, ये नहीं एग्जाम में बोलिए अच्छा when two charges are separated by a distance of 2 एंगस्ट्रॉम, तो ऐसा नहीं करना है आपको कि उसको 4 एंगस्ट्रॉम पुट कर देना। सोचोगे अच्छा डिस्टेंस है 2 एंगस्ट्रॉम तो उसको 2 इंटू 2 एंगस्ट्रॉम करते हैं, बिल्कुल नहीं, वो 2 एंगस्ट्रॉम ही आपका 2a है, ठीक है। चलिए ये हो गया क्लियर। तो देखिए ये यानी कि अगर दुनिया में जो सबसे खराब दोस्ती होती 2 एंगस्ट्रॉम पे, वो कौन सी होती, ये होती। अच्छा इसके कंपैरिजन में ये कितना है, यही मुझे जानना है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए इसके कंपैरिजन में कितना है, क्लियर। तो चलिए इसको हम लोग जरा सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगला हमारा जो टारगेट है वो निकालना है मुझे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का, है ना। तो चलिए देखते हैं। अच्छा एक बात मुझे निकालना परसेंटेज, है ना। तो पीआईसी कुछ लोग बड़े प्रेम से लिखते हैं पीआईसी,
परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। अच्छा, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, एक बात बताओ, मैं तो ये अनुमान लगा रहा था जब कोई लोग मारपीट करते हैं तो तुम सोचो ना एकदम इतना मारपीट हो जाएगा बेटा पैर हाथ टूट जाए, लेकिन उतना नहीं हो पाता है। तो ऑब्जर्व कुछ और होता है, अनुमान तुम कुछ और लगाते। अगर ये हम अनुमान लगा रहे थे कि अगर सबसे खराब दोस्ती होती तो ये होती, लेकिन हो हुआ ये। मतलब अच्छा एक बात बताओ, ये कम है कि नहीं है? और ऑब्वियस सी बात है ये हमेशा ज्यादा से ज्यादा ये इसके बराबर हो सकता था, लेकिन हमेशा इससे कम रहेगा ये वैल्यू, रहेगा कि नहीं? ऑब्वियस सी बात। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बताता है कि इसके कंपैरिजन में कितना परसेंट है। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आप समझ गए, ये ऑब्जर्व वैल्यू है। हमने H और Cl के बीच में इतना ऑब्जर्व किया है, हमने ये देखा कि इतना है इसकी डायपोल मोमेंट, लेकिन समझ में आ रहा है एक्सट्रीम कितना हो सकता था अगर सबसे खराब स्थिति होती तो इतना। तो जो सबसे खराब स्थिति है उसमें उसके कंपैरिजन में जो हम लोग देख रहे हैं वो कितना है, समझ रहे हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। अच्छा सर, वेरी गुड, समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ? क्लियर, अच्छे से, वेरी गुड वेरी गुड। आप ही ऐसा कभी अनुमान लगाते हो जब कोई बहुत ही घटिया आदमी को आपने मान लो 40 रुपए दे दिए, 40 रुपीज, और आप तो मान के चले थे कि अरे ये देने वाला नहीं है कुछ भी पैसा, लेकिन आपने किसी तरह से उसे 30 रुपीज गेन कर लिया, मतलब 10 रुपीज वो आपका खा गया। ऑब्जर्वेशन में 10 आया तो उसकी कमी ना पंथी उतनी नहीं थी जितना कि आपने सोचा था। मैं क्या कह रहा हूँ समझ गए होंगे। उसी तरह से अगर मैं मान के चल रहा था कि अगर सबसे खराब स्थिति होती है 2 एंगस्ट्रॉम की तो इतनी होती, लेकिन हमने जब ऑब्जर्व किया तो उतना नहीं लिख के इतना लिख रहा है। तो इसके कंपैरिजन में ये कितना है, तो इसको हम लोग लिखेंगे P ऑब्जर्व बाई P आयोनिक। समझ में आ गया होगा, ये इसका रेशियोज है, ठीक है, और कुछ नहीं, इंटू 100%। ये सब टाइम पास चीजें हैं, ठीक है, डाटा उटा के बारे में। ठीक है, तो चलिए अब हमारा अगला जो टारगेट है वो ये निकालना है कि इसका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना है ना। तो आप समझ गए परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो होता है हमारा, ठीक है, उसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल हो सकता है। अब आप क्लियर समझ लोगे, अरे वो बता रहे इसके कंपैरिजन में कितना, तो दोनों को डिवाइड मार दीजिए। और एक बात बताइए, जब डिवाइड मारेंगे तो बताइए पी आयनिक तो सबसे ज्यादा ही रहेगा, तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, पी ऑब्जर्व बाई पी आयनिक इंटू 100%। ठीक है, अब आप जरा ध्यान से देखिए, पी ऑब्जर्व और पी आयनिक में बताइए कौन ज्यादा रहेगा? पी आयनिक। बहुत अगर एक्सट्रीम होगा तो पी ऑब्जर्व ही पी आयनिक के बराबर रहेगा, है ना। तो हम कह सकते हैं उस सिचुएशन में 100% आयनिक है। लेकिन फिलहाल हम ये मान के चल रहे थे कि सबसे खराब गेम क्या होता है, उसके कंपैरिजन में ये गेम में कितना ऑब्जर्वेशन आ रहा है, दिस इज कॉल्ड परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए पी ऑब्जर्व की जगह कितना रखेंगे, 0.64 इंटू 10 पावर माइनस 19 इंटू 10 पावर माइनस 10, बाई कितना रखेंगे, ध्यान से देखिए, तो आप इसको रख सकते हो 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19 इंटू 10 पावर माइनस, ठीक है, 10, है ना। और यूनिट यूनिट तो कैंसिल हो गया। अगर आप इसको देखो, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल। अच्छा, इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा आप समझ गए होगे, ये लगभग 0.2, हाँ ये 0.2 इंटू 100%, है ना। तो देखो कि ये वैल्यू लगभग 20% आ रहा है। मतलब ये हुआ कि HCl, अब मुझे पता नहीं कितना है HCl का परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, ये तो समझाने के लिए मैं डाटा ले रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक बात दिखेगा कि जो HCl है उसका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर 20% है, ठीक है, समझ में। अब कुछ लोग सोच रहे हैं 20% क्या बताता है, अरे जरा ढक्कन आत्मा हो, अब जरा सोचो, ये एकदम खेल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करता हूँ कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या है। अगर 20% आया, इसका मतलब ये हुआ कि इस गेम में जो सेल्फिशनेस की मात्रा थी वो 100% तब होती जब एक सीधा और एक कमीना लोग इन्वॉल्व होता। इसका मतलब हुआ ये कि इस गेम में सेल्फिशनेस की मात्रा 20% है। समझ में आया? मतलब इस गेम में इन्वॉल्व हुए लोग उतने सीधे भी नहीं है और उतने कमीने भी नहीं है। समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहूँ। तो 20% इसका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है। हो सकता है ये डाटा केमिस्ट्री में कुछ अलग हो, ये समझाने के लिए मैंने बताया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर ये 20% है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? ये 20% क्या बता रहा है? आप इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनना, मैं बताऊं उसको थोड़ा सा। अब 20% अगर किसी चीज का परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आता है तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाता है ना। जब भी परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर 20% आता है कुछ लोग कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है सर हमको फिजिक्स नहीं बुझाता है ना। तो देखो कैसे, ध्यान से सुनना। अगर मान लो कि PIC 20% आया, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनो, बॉन्ड लेंथ तो वही रहना था, यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो इन्वॉल्व हुआ है H और Cl, तो जो आप लिखते थे ना डेल प्लस और डेल माइनस, समझ में आया? सोचो ये इसी को इनडायरेक्टली इसका वैल्यू बता रहा है। आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहूँ। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे अगर Na लिखते और Cl लिखते तो बताइए कितना होता, 100% के आसपास होता। तो आप यहाँ पे सीधा लिखते थे प्लस और यहाँ लिखते थे माइनस। कोई पूछेगा भैया इसका वैल्यू बताओ,
तो आप इसका वैल्यू सीधा बोलते थे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जब 100% होता था तो ये आता था, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का पूरा वैल्यू। तो देखिए ये जब आएगा आपका, देखिए डेल प्लस, ध्यान से सुने, तो इसकी वैल्यू कितनी है, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन नहीं, ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे इसका कितना परसेंट इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर की तरफ झुका हुआ है, समझना है। तो आप देखोगे तो जब 100% होता था इतना, तो 20% का मतलब कितना हुआ, इसका 20%, इसका 20%। तो अगर आप इस डेल प्लस का वैल्यू निकालोगे तो देखो प्यारे बच्चे, इस डेल प्लस का वैल्यू हो जाएगा 0.20% को 0.2 भी लिखते हैं इंटू इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, ये हो गई इसकी वैल्यू, समझ में आया, ये प्लस साइन के साथ इसकी वैल्यू इतनी होगी, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल माइनस की वैल्यू, तो -0.2। क्लियर। अब आप समझ गए होंगे कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या बताने की कोशिश कर रहा है, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर आपको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर पता है या आपको ये डेल वैल्यू पता है तो आप डायरेक्ट, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर एक दूसरे के हेल्प से निकाल सकते हो। तो फिर कुछ लोग बोलेंगे सर इतना मैथमेटिकल जो दाव पेच आप पीछे किए वो क्या था, बस वो समझाने के लिए किया, समझ में आ गया होगा। इसका मतलब ये हुआ 100 बात की एक बात, कि अगर कोई दो एटम के बीच में दोस्ती होती है और एक एटम दूसरे का कितना परसेंटेज इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे कब्जा करता है, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, समझ में आ गया। अगर पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन अपनी ही तरफ ले आया, पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन को उठा के ले आया, तो समझ गए हो, कहानी तो बिल्कुल साफ है 100%। लेकिन अगर पूरा नहीं ला पाया, उसका कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मतलब उस इलेक्ट्रॉन का इधर का उसके आसपास मिलने के चांस को अपनी तरफ कुछ खींच पाया है, ठीक है, जैसे शराब का दुकान, शराबी को समझ, अगर जब तक शराब का दुकान में शराबी का मन नहीं है तब तक वो घर में 100% मिलेगा। लेकिन अगर शराब का दुकान है तो कभी कभी क्या, बहुत कभी, ठीक है, वो शराबी उस शराब की दुकान के आसपास भी मिलने का चांस है। तो ये परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर एक तरह से, अगर मान लो एक एकदम घटिया लेवल का शराबी है, अब तो घर छोड़ के शराबी की दुकान में सोता है, तो आप समझ गए होंगे वो क्या है, वो 100% आयनिक है, ठीक है। तो खैर मैं कहानी को क्या कहना चाहता हूं आप समझ गए। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली चार्ज का वैल्यू भी बताता है, ठीक है, ये प्लस कितना है माइनस कितना, अब आप समझ गए। तो मुझे नहीं लगता है कि इस बात को और कुछ समझाने की जरूरत है, ठीक है। तो चलिए, अब कुछ लोग पूछेंगे सर ये सब तो समझ में आ गया, ठीक है। तो मैंने आपको अभी तक 2-3 चीजें बता दिया, एक बार रिवाइज कर देते हैं। मैंने आपको बताया डायपोल का फॉर्मूला, याद कीजिए, चार्ज इंटू सेपरेशन डिस्टेंस, 2a लिखूंगा या r कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिट भी बता दिया मैंने, कूलम मीटर। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये उठता है कि सर ये दो तो हो गए, अब हमको बताइए कि अब खास क्या है ना। तो चलिए अब हम लोग अगला पार्ट समझने की कोशिश करेंगे कि डायपोल मोमेंट के हेल्प से किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड करते हैं, है ना, ये हम लोग समझेंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, डायपोल मोमेंट इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके हेल्प से आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सा चीज सॉलिड हो सकता है, कौन सा चीज लिक्विड हो सकता है और कौन सा चीज गैस हो सकता है, किसकी बॉइलिंग पॉइंट हाई हो सकती है और किसकी मेल्टिंग पॉइंट में क्या अंतर आ सकता है। अब जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे ये उसी को कहीं ना कहीं कोरिलेट करने की कोशिश होगी। एक बात तो आप जान लो, आपने बहुत सारे फोर्सेस का नाम सुना होगा, है ना, जैसे आयन डायपोल फोर्सेस, डायपोल फोर्सेस, है ना, हाँ डायपोल, और एक आपने सुना होगा बहुत ही फेमस है लंदन फोर्सेस और डिस्पर्सन लंदन फोर्सेस या लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस, वो केमिस्ट्री वाले लोग कहते हैं। और एक और फोर्स है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये सारे डिस्कशन हम लोग धीरे धीरे करेंगे, ऐसा नहीं आप सोचोगे कि एक दिन में आप सब कुछ सीख जाओगे। तो चलिए आज हम लोग इसी पूरा प्रोसेस के तहत एक और अगला पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज हम लोग सीखेंगे कि वेक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है डायपोल मोमेंट में, ठीक है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आप जितने स्ट्रक्चर देखते हो उसमें कहीं ना कहीं देख के भी आप बता सकते हो कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे मैं बोलता हूं कि कोई भी चीज का आप स्ट्रक्चर बनाते होगे केमिस्ट्री में, कोई कंपाउंड का स्ट्रक्चर, तो आप कैसे जस्टिफाई करते हो कि ये सही है। मैं आपको एक बात बताता हूं, आप देखना जो भी चीज डायपोल होता है जिसमें डायपोल मोमेंट जितनी ज्यादा होगी वो लिक्विड का चांस उतना ज्यादा है, और जिसकी डायपोल मोमेंट नहीं होगी उसका लिक्विड का चांस कम है। डायपोल मोमेंट कम मतलब लिक्विड का चांस कम। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो केमिस्ट्री की भाषा आप बोल रहे हो, केमिस्ट्री मास्टर भी ऐसे ही बोलते हैं, कोई प्रूफ तो है नहीं इसमें। बिल्कुल नहीं, टेंशन मत, मैं इसका पूरा प्रूफ भी बताऊंगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे डायपोल के बीच का फोर्स। अगर एक डायपोल में अच्छा खासा डायपोल मोमेंट है तो ये दूसरे डायपोल को भी उतना ही अच्छा खासा फोर्स से अट्रैक्ट करता है, जो कि आपका जेई में भी इस पे अच्छे सवाल आते हैं, खास करके जेई मेंस में रेगुलर इस पे सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है।
तो हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम फिलहाल बता रहे हैं कि डायपोल ही डायपोल पे फोर्स लगाता है। अगर डायपोल मोमेंट कम है तो ये किसी दूसरे डायपोल पे कम फोर्स लगाता है, ठीक है। उसका कहीं ना कहीं दो डायपोल के बीच का फोर्स, जैसे लिक्विड आप देखोगे हाइड्रोजन वाटर H2O लिक्विड फॉर्म में क्यों है? क्योंकि H2O जो है वो कहीं ना कहीं डायपोल के साथ डायपोल का फोर्स है। हाँ, इस डायपोल फोर्स में हाइड्रोजन जैसा एटम इन्वॉल्व है और ये थोड़ा छोटा है, इसलिए इसका थोड़ा सा अलग परफॉर्मेंस हो जाता है। इसलिए इस डायपोल इंटरैक्शन को एक अलग कैटेगरी में हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन थोड़ा सा अलग है। आप ध्यान से देखो, सिंगल ये वाला न्यूक्लियस है ना, तो इसलिए वो थोड़ा अलग बिहेवियर शो करता है। उसका मतलब वही डायपोल इंटरेक्शन का वो एक अलग थोड़ा सा लेवल का फोर्स है ना, इसलिए उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के तहत पढ़ रहे हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जहां भी डायपोल मोमेंट है वहां पे चीजें लिक्विड है, और जहां भी डायपोल मोमेंट कम है या नहीं के बराबर है वहां पे चीजें ज्यादातर गैसेस हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे फैक्टर इन्फ्लुएंस है, लेकिन फिलहाल मैं डायपोल मोमेंट पढ़ा रहा हूं, इसलिए डायपोल मोमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब अगला आप समझिए, मैं आपको पूरा खेल समझाता हूं, ठीक है। हाँ, तो डायपोल मोमेंट का वेक्टर से क्या लेना है। एक और चीज, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो या फिजिक्स पढ़ो, आप डायरेक्शन कुछ भी असाइन कर सकते हो, समझ में आया? ये तो हम लोग के एजुकेशन सिस्टम की एक बहुत बड़ी डिमेरिट है कि फिजिक्स वाले लोग अलग साइन कन्वेंशन यूज करते हैं और केमिस्ट्री वाले लोग अलग। आप किसी भी कन्वेंशन के चक्कर में ना पड़े, आपको जो अच्छा लगता है वो करें। लेकिन हाँ, जब आप बोर्ड एग्जाम्स में जाते हो सवाल का जवाब देने, ठीक है, तो आपको फिजिक्स के सब्जेक्ट में फिजिक्स वाला कन्वेंशन फॉलो करना है और केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में केमिस्ट्री वाला, नहीं तो नंबर चल बसेगा, है ना। इंडिया है, जानते ही हो, कुछ भी हो सकता है। खैर, अब आगे बढ़ाते हैं हम लोग, तो कहानी को हम लोग थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। देखिए, डायपोल मोमेंट का जो है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं फिजिक्स का मास्टर हूँ तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना विचार रखूंगा, है ना। तो ध्यान से सुनिए, फिजिक्स में क्या होता है, अगर आपको पहले तो बता दिया था डायपोल मोमेंट क्या होता है, निगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस, है ना। तो फिजिक्स में डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो क्लियर है, Q × D, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ठीक है, माइनस से प्लस की तरफ लेते हैं। किधर से किधर? निगेटिव टू पॉजिटिव। फिर से समझो, फिजिक्स में डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर लेते हैं? निगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। जिधर निगेटिव से निगेटिव टू पॉजिटिव एंड सिंपली इंडिकेटेड बाय एन एरो, ठीक है। तो अगर इस केस की बात करेंगे तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट, अगर ये चार्ज है Q डिस्टेंस से 2 है, तो यहाँ पे अगर इस केस का बात करेंगे तो डायपोल मोमेंट को हम लोग लिखेंगे, समझ में आ गया होगा, Q × 2 है, ठीक है, और P कैप, ठीक है, एंड द डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। कुछ लोग बोलेंगे सर ठीक है फिजिक्स में ऐसा लेते हैं, तो क्या केमिस्ट्री में अलग लेने से पूरा जो कंक्लूजन है वो बदलता है? बिल्कुल नहीं बदलता है, यही तो खास बात है। कंक्लूजन रिमेन्स अनअफेक्टेड। आप पॉजिटिव लेके सॉल्व करो या नेगेटिव लेके सॉल्व करो, कंक्लूजन वही आना। खाली आपको इतना याद रखना है कि डायपोल वेक्टर है, ठीक है। याद क्या रखना, आपको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वेक्टर को जब तक इन्वॉल्व नहीं करोगे आप स्ट्रक्चर्स को क्लियरली मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। दैट्स व्हाई आपको ये मानना ही है कि डायपोल क्या हमारा वेक्टर है। कुछ लेकिन डायरेक्शन आप कुछ भी मान सकते हो, आप जैसे केमिस्ट्री वाले लोग, ठीक है। मैं अभी आपको पूरा गेम समझाऊंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, कोई भी नहीं चिंता करें। केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, देखो ये नेगेटिव और ये हमारा पॉजिटिव, है ना। तो डायपोल मोमेंट किधर से किधर लेते हैं समझ गए। तो केमिस्ट्री वाले लोग डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे इंडिकेट करते हैं, है ना। और यहाँ पे देखना एक प्लस ऐसे रख देते हैं, ये साइड एरो में यहाँ एक क्रॉस मार देते हैं इधर और इधर, ठीक है। और उनका डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला भी, उनको तो म्यू से लिखते हैं वो लोग, है ना, वो लोग म्यू से लिखते हैं, ठीक है। आप समझ गए, तो वहां भी वही लिखते हैं Q × 2 मैग्नीट्यूड, बस यहाँ म्यू क्या है ना, बस यहाँ अंतर क्या है। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ डायपोल, ध्यान से देखिए, डायरेक्शन ऑफ डायपोल इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। कुछ लोग पागल हो गए बोलेंगे सर ये तो पूरा गलत है, ये क्या सही है, दोनों सही है, पगलेठा कुछ भी मानो। बस एक चीज याद रखना, एक बार जो आप मान लेते हो उसी के साथ पूरे गेम में थ्रू आउट द गेम चिपके रहना लास्ट तक, वही कंक्लूजन। ये नहीं कि पहला स्टेप में ये मान लिए, दूसरा स्टेप में केमिस्ट्री का मान लिए, तीसरा स्टेप में फिजिक्स मान लिए, खिचड़ी हो जाएगा, समझ में ना। कोई एक ही लेके चलो, चाहे फिजिक्स का लो या केमिस्ट्री का, दोनों सही है। लेकिन चूंकि फिजिक्स के मास्टर है इसलिए बोलेंगे प्रेफर इसको करो, है ना। और कहाँ पर किस देश में, ये भी बात ध्यान रखना है, नंबर मैटर्स करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए।
ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मैं आपको बताता हूं। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे समझो, जैसे केमिस्ट्री का कुछ डाटा मैं लेता हूं, ठीक है, तो आप समझ जाओगे। जैसे एक एग्जांपल देखो, हो सकता है BF2, ऐसे ये एक कंपाउंड है हमारा BF2, है ना, ये सुने होंगे। अच्छा तो इसका डायपोल मोमेंट 0 है, सुने होंगे आपने, इसका सुने होंगे कि इसका डायपोल मोमेंट 0 है। अच्छा एक बात बता सकते हो, आपको कैसे पता चला कि इसका डायपोल मोमेंट 0 है? देखो एक कॉमन सेंस से मैं बताता हूँ, क्योंकि ये जो है समझ में आ रहा होगा गैस के फॉर्म में होगा। मैं केमिस्ट्री का मास्टर नहीं हूं, इसलिए ऑथेंटिसिटी की गारंटी नहीं लेता हूं, पहला बात बता दे रहा हूं, ठीक है। तो ये तो गैस के फॉर्म में होगा, ठीक है, गैस के फॉर्म में होगा, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इसका डायपोल मोमेंट 0 है, ठीक है। गैस के फॉर्म में होगा ज्यादातर केसेस में, ठीक है। जैसे H2 देखो डायपोल मोमेंट 0। अच्छा आप जैसे H2 का ही देख लो ना, H2 ध्यान से देखो, ये गैस के फॉर्म में। क्यों गैस के फॉर्म में? क्योंकि इसके पास कोई डायपोल मोमेंट नहीं है, ध्यान से देखो। तो एक H2 दूसरे H2 को अट्रैक्ट नहीं कर पाता, इसका डायपोल मोमेंट कितना है? 0 है। आप जानते हो ये प्योर कोवैलेंट बॉन्डिंग है, तो इसमें खुद नहीं चाहते कि दूसरे डायपोल के साथ कोई खास तरह का रिश्ता नहीं बना पाता है, समझ में आ रहा है ना। तो ये वाला ये इसके साथ रिश्ता नहीं बना पाता, इसलिए ये सब क्या है, देखो H2 हो गया, N2 हो गया, इन सब की डायपोल मोमेंट 0 है। इसलिए ये क्या होता है, देखो ये तो सिंगल है, तो ये दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है ना। ये भी देखो, इसमें भी किसी खास तरह का ये नहीं थी, ये भी दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। N2 का भी वही हालत है। तो जो गैस के फॉर्म में ज्यादातर ऐसा माना जाता है कि उनका डायपोल मोमेंट 0 है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ डायपोल मोमेंट 0 ये तो फील आता है कि सर ये H था, ये H था, कोई चार्ज नहीं था इसी, लेकिन यहाँ पे BF2 का अगर गैस होना है, BF2 अगर गैस है, तो ये कैसे मान सकते हैं सर? तो देखो इसका पॉसिबल एक्सप्लेनेशन किया दिया जा सकता है। आप सोचो कैसे? कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो अच्छा मजाक है, BF, अच्छा बोलोगे सर फ्लोरीन तो कमीना टाइप का है सर, ऐसा नहीं हो सकता, हो सकता है, ध्यान दो। अच्छा एक बात बताओ, ये हमारा B है, अच्छा ये फ्लोरीन थोड़ा सा घटिया है, मैं मानता हूं। अच्छा एक बात बताओ, एक ये सिर्फ एक के साथ है क्या? नहीं, अगर ये एक के साथ होता तो पक्का ये अट्रैक्ट किसी और BF को करता, लेकिन ये तो 2 के साथ है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं अगर ये 2 के साथ है तो ठीक है, भले ही देखो मैंने क्या बोला था कि डायपोल मोमेंट सिर्फ 2 के बीच का रिश्ता है, पहले ये समझिए। तो एक B और एक F को देखिए, तो यहाँ पे मान लीजिए, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, डेल प्लस और ये हमारा क्या हो गया, डेल माइनस, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है। मान लीजिए ये डेल प्लस और ये डेल माइनस, तो बताइए एक डायपोल कौन सा डायरेक्शन वाला लेना चाहोगे, फिजिक्स वाला या केमिस्ट्री वाला? क्या लोगे? सोचो सोचो, ठीक है मैं फिजिक्स का लूंगा, मैं फिजिक्स मास्टर हूँ ना, इसलिए आप केमिस्ट्री का लेना, वही आंसर है, देखना, ठीक है। एक मैं तो देखो इधर से इधर आया डायपोल मोमेंट, तो देखो एक डायपोल मोमेंट इधर, लेकिन सोचो ये जो मॉलिक्यूल है क्या सिर्फ एक ही बॉन्डिंग है? नहीं, यहाँ पे 2 बॉन्डिंग है, इस B का एक और के साथ बॉन्डिंग है। अच्छा अगर आप सोचो, एक ये है, ये B मान लो, ये मेरा ये वाला पॉइंट सेंट्रल है और ये F था, तो एक डायपोल मोमेंट इधर या इधर, आप अगर फिजिक्स केमिस्ट्री का लोगे तो ये ऐसे दिखाओगे आप, ऐसे। तो सोचो अगर नेट इसका 0 होना है तो दूसरा F कैसा रहेगा? सोचो सोचो, दूसरा F कैसा रहेगा, आप समझ लोगे। तो दूसरा F पक्का इधर होना चाहिए, तभी तो इसका नेट डायपोल मोमेंट 0 होगा मेरे पगलेटा। तो एक डेल प्लस एक डेल माइनस, तो देखो क्या होगा, है ना। अगर आप देखोगे तो एक इधर से होगा, और अगर आप ये फिजिक्स के हिसाब से देखोगे तो भी कैंसिल हो रहा है, और अगर आप केमिस्ट्री के हिसाब से देखोगे तो भी तो कैंसिल हो रहा है। देखो अब इनका नेट 0 हो गया, हुआ कि नहीं? तो ध्यान से देखो, अब समझ में आ गया होगा किसी मॉलिक्यूल्स का भी नेट डायपोल मोमेंट होता है। तो पहला ये समझिए कि डायपोल मोमेंट क्यों खास है, समझिए, दो के बीच का, इसका इंडिविजुअल रिश्ता, इसका इंडिविजुअल। अब इन दोनों रिश्ता को हम लोग बना दिए पिस्ता, समझ रहा है, और ये पूरे मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट है। अच्छा सोचो एक पूरा मॉलिक्यूल गैस के फॉर्म में है, लेकिन फ्लोरीन है वहां पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, अकेला नहीं है, मतलब उसका पूरा जो मॉलिक्यूल का नेट डायपोल मोमेंट 0 है। अच्छा सोचो नेट डायपोल मोमेंट 0 कब हो सकता है, समझ गए होगे। अगर हम सिर्फ इसको स्केलर लेते तो क्या कभी एक्सप्लेन कर पाते? इसका भी कुछ वैल्यू आता, इसका भी वैल्यू आता, तो ये हमेशा नहीं हो पाता ये एक्सप्लेन, समझ में आ रहा है ना। तो देखो आपने ध्यान दिया होगा, हमने ऐसा इसलिए ले लिया ताकि इसका नेट डायपोल मोमेंट 0, और ये बड़े मजे से गैस में है। यही नहीं, आप देखो BF3, आप देखो यहाँ पे देखो, है ना, इवन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के बावजूद भी ये भी गैस में। अब आप बोलो तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? अरे बुढ़बा को समझो, एक में डायरेक्ट बना दे दो, ये B हो गया, तो इधर एक F होगा, एक F इधर होगा और एक F इधर होगा, तो आप सोचो क्या हुआ होगा, इसका नेट डायपोल मोमेंट 0 हुआ होगा। ध्यान से देखो कैसे, एक इधर वाला, एक इधर वाला और एक इधर वाला, है ना। तो अगर आपने इसका केमिस्ट्री का वर्ड यूज किया तो प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, है ना। तो नेट डायपोल मोमेंट कितना हुआ होगा? 0। अच्छा ये नेट डायपोल मोमेंट 0 हुआ होगा तो एक BF3 कभी भी दूसरे BF3 को अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो ये किस फॉर्म में दिखेंगे? गैस के फॉर्म में, क्योंकि भले ही ये
समझ में आ रहा, पेयर वाइज डाइपोल मोमेंट है, लेकिन मॉलिक्यूल वाइज पूरे फैमिली में इस तरह से एटम्स बॉन्डिंग का अरेंजमेंट है कि इनकी नेट डाइपोल मोमेंट 0 है। समझ में आया? तो आपको करना क्या है, समझ में आ गया? हर फैमिली, जो पूरा फैमिली है उसका पहले इन दो के बीच में आप हर तरह के रिश्ते को देखिए, फिर उसका नेट देखेंगे, लेकिन किस पॉइंट ऑफ व्यू से? वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पूरा मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट आपको क्लियर हो जाएगा। समझ में? जैसे एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ, ये तो समझ में आ गया। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है केमिस्ट्री में, ठीक है, मुझे कंफर्म तो नहीं है, लेकिन शायद कुछ लोग बोलते हैं कि इवन आईआईटीज में भी आ चुका है, ठीक है, तो मुझे अभी याद भी नहीं क्या है कि नहीं, ठीक है, लेकिन एक बार चेक करते हैं। सुना होगा, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, जैसे NH3 और NF3 को लेकर, है ना, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है। NH3 और F, देखो ये, देखो ये H है ना, ये NH3, और एक और है हमारा NF3, सुना होगा ये आप लोगों ने, ये F। बताइए इन दोनों में ज्यादा पोलर कौन है, मतलब किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है? इन दोनों में ज्यादा पोलर कौन है, किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है? तो बताइए कि किसकी जो फ्लूइड है, कौन सा फ्लूइड मतलब गैस और लिक्विड, मान लीजिए, अगर समझाने के लिए, अगर इसमें से कोई गैस होता है, एक लिक्विड होता है, तो आइडेंटिफाई कीजिए किसमें से कौन गैस के फॉर्म में हो सकता है और कौन लिक्विड के फॉर्म में हो सकता है। आइडेंटिफाई करने के लिए, ऐसे समझने के लिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने के लिए, मतलब अगर होता तो, या गैस भी है तो किसमें ज्यादा वैन डेर वाल्स फोर्स है और किसमें कम है। समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल समझ गए होगे आप, ठीक है। तो वैन डेर वाल्स फोर्सेस किसमें ज्यादा है, मतलब कौन ज्यादा आइडियल है, कौन ज्यादा, कौन सा गैस, अगर ये दोनों गैस हैं तो कौन ज्यादा आइडियल है, टू आर्स गैसेस। अगर एक सॉलिड है एक लिक्विड है तो आइडेंटिफाई करके बताना है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कंफर्म कुछ भी नहीं है, सब लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस मैं दे रहा हूँ, ये नहीं कि डाटा चेक करते बैठ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से क्लियर, तो अगर एक सॉलिड एक लिक्विड है तो कौन हो सकता था, क्लियर, ये सोचना है। कुछ लोग तो देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे हाँ सर ये तो सवाल ठीक है, ये तो एनसीईआरटी का भी सवाल है, एनसीईआरटी में भी है ये सवाल, है ना। अब आप सोचिए इस पूरे खेल को समझिए। कुछ लोगों को तो लग रहा अरे ये फ्लोरीन है, पता क्या ये ज्यादा पोलर होगा, फ्लोरीन देख के पोलर मार के चल दिए, ऐसी बेवकूफी ना करें। ये देखो सिर्फ एक को देख के नहीं दिखना, कोई फैमिली कितना स्टेबल है ना, तो पूरे फैमिली के हर मेंबर को देखना होगा, उसका नेट देखना होगा। ये नहीं कि फैमिली का एक को देख लिए उछल के चले गए, अरे मूर्ख, हो सकता है फैमिली का छोटा छोटा ही ग्रुप है लेकिन सब एक दूसरे को कोलैबोरेटेड मैनर में हेल्प कर रहा है, और फैमिली में बहुत कमा रहे हैं, एक इंडिविजुअल दूसरा, लेकिन दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट कमा रहे हैं, तो क्या फायदा उस फैमिली मेंबर्स का होने का। समझ गए होगे मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, किसी एक को देख के ज्यादा बुद्धि नहीं लगाएंगे, ही नहीं, हाँ सर क्या आसान सवाल है सर, फ्लोरीन है यही होगा, थोड़ा सा ठहरो, पहले इसका डाइपोल मोमेंट को एनालाइज करो। मतलब मैं किसके तरीके से एक्सप्लेन करूँ, फिजिक्स या केमिस्ट्री? मेरा दिल तो कहता है कि मैं फिजिक्स मास्टर हूं तो फिजिक्स से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, और आपका दिल जो कहे उसे कीजिए, ठीक। अच्छा, आप पहले ये देखिए, ये निगेटिव है, ये लोन पेयर है, तो ये तो प्योर निगेटिव चार्ज है, इसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए, ये निगेटिव है, तो इधर देखिए निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डाइपोल मूवमेंट, इसका भी होगा और इसका भी होगा, है ना। ये फिजिक्स वाला यूज कर रहे हैं हम लोग, तो देखिए इन दोनों का होगा, वेरी गुड। अच्छा, एन और एच में कौन ज्यादा निगेटिव है? एन, ध्यान से देखिए, एन और एच में ज्यादा निगेटिव कौन है? एन, और एच थोड़ा पॉजिटिव है। एन और एच देखिए निगेटिव था इलेक्ट्रॉन, तो उसका तो खैर कोई सवाल ही नहीं था, ये निगेटिव था इधर, लेकिन एन और एच में ज्यादा निगेटिव कौन है? ध्यान से देखिए, तो लोन पेयर तो हमेशा निगेटिव होता है ना, उस मर ये क्या आ रहा है, सब तो इधर देखिए, एन और एच में ज्यादा निगेटिव कौन है? तो एन, और एच क्या है? पॉजिटिव, तो ये निगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव, है ना, तो इधर आ गया एक, देख। अच्छा, यहाँ पे देखो एन और एच में ज्यादा निगेटिव कौन है? देखो ये है, और एच थोड़ा सा पॉजिटिव। अरे मूर्खो देखो रही, हाँ ध्यान भटका रहे तुम लोग, हम देख रहे हैं सबको, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, इसको देखो, इस एन और एच में ये निगेटिव ये पॉजिटिव, है ना, तो देखो इधर हो गया, क्लियर, अच्छा समझ में आ गया। तो देखो ये हो गया हमारा, ये इस तरह का इसका ऑर्डर हो गया, है ना। अच्छा सर, यहाँ पे देखो एन और एच में, तो ये सी बात है, फ्लोरीन ज्यादा निगेटिव है ना, फोन FON सुना होगा ये नाम, F रिप्रेजेंट करता है फ्लोरीन ज्यादा निगेटिव, O उससे थोड़ा कम, N उससे भी कम, तो फ्लोरीन और ये में फ्लोरीन निगेटिव है, ये थोड़ा सा पॉजिटिव है ना, तो इधर की तरफ गया। अच्छा देखो यहाँ भी निगेटिव पॉजिटिव इधर गया, यहाँ भी नेगेटिव पॉजिटिव इधर गया, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अच्छा, अब देखो, अभी भी अगर आप लोग का दिमाग नहीं चलेगा तो आप घटिया टाइप का सोचो, ध्यान से देखो कैसे। अगर आप देखोगे तो आप इसको देखो, तो यहां पे आपको दिखेगा कि यहां पे नेट डाइपोल मोमेंट ज्यादा आ रहा है, और कुछ लोग सोच रहे हैं कैसे, अरे मूर्ख देख देख, ध्यान से देखना, यहाँ पे कुल टोटल कितने वेक्टर है? 4, यहाँ पे भी 4 है, लेकिन खासियत क्या देख,
यहाँ चारों के चारों का नेट रिजल्टेंट एक तरफ है। सोच कैसे, देख ये वाला ऐसे करें, ये वाला कैसे करें, और ये 3 है, 1 2 3, तो इन 3 का ये देख, एक इधर एक इधर एक इधर, है ना, ये 3 है हमारे पास, इस तरह करके 3 है। मैं समझाने के लिए मार्कर वार्कर का यूज करता हूँ, ठीक है, मैं ढूंढ रहा हूँ मार्कर्स हमारे पास है कि नहीं, मैं समझा रहा हूँ, बिल्कुल टेंशन ना ले, बिल्कुल टेंशन ना ले। जैसे देखिए ये 3 देख रहे पकड़े, तो ये 3 ध्यान से देख, ये 3 ऐसे और ये भी ऐसे, तो देख इन तीनों का रिजल्टेंट, ये तीनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा, नीचे, है ना, इन तीनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा, नीचे, और इसका भी रिजल्टेंट किधर जाएगा, नीचे। तो देखिए इसमें चारों के चारों का एक डायरेक्शन में ऐड होगा। ध्यान से देखो, इन तीनों का नीचे और इसका भी नीचे, तो इन चारों का नेट नीचे की तरफ जा रहा है, समझ गए होगे। तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ थोड़ा बड़ा वाला दिखेगा, तो इसका पी देखो इतना बड़ा है। लेकिन आप यहां पे देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, देखिए 3, ये 3 बेटा ऐसे हैं, ध्यान से देख, ये 3 तो ऐसे है, देखो यहाँ पे देखो ब्लैक दिखा रहा हूं मैं, ये 3 ऐसे, तो देखो इन तीनों का कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, देख एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, तो इन तीनों का तो ऊपर जा रहा है, इन तीनों का किधर जा रहा है, तो देख ऐसे ऐसे और ऐसे, इन तीनों को ऊपर, लेकिन ऊपर से नीचे आ रहा है, तो देखिए अपोजिट में, तो ये तीनों इधर दे रहे हैं और ये इधर दे रहा है, तो बताओ क्या होगा, ये इधर इन तीनों का अपवर्ड और इसका डाउनवर्ड, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, काउंटर बैलेंस करेंगे कि नहीं करेंगे। तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा, कम होगा। देखा, समझ में आ गया होगा यहाँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट, तो यहाँ पे जब नेट डाइपोल मोमेंट काउंट करोगे तो देखो यहाँ पे हुआ क्या, समझ में आ गया ना। तो इन तीनों का रिजल्टेंट ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, इन तीनों का भी रिजल्टेंट नीचे और ऊपर वाले का भी रिजल्टेंट नीचे, तो नेट ऐड हुआ। लेकिन ध्यान से देखो, इन तीनों का ऊपर और ऊपर वाले का नीचे, तो नेट यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा। तो बताओ पी कहाँ ज्यादा होगा, तो पी ऑफ NH3 इज मोर देन नेट पी इज मोर देन पी ऑफ NF3, समझ में आ गया ना। तो इसका मतलब डाइपोल मोमेंट पी का ज्यादा है ना अमोनिया का, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी गैस को आप आइडियल भी मानते हो, अगर 2 कंटेनर में गैस भरे पड़े हैं, इमेजिन करो, एक में अमोनिया है और एक में आपका NF3 है, तो ज्यादा आइडियल कौन है, समझने की कोशिश करो। अरे मूर्खो, ज्यादा आइडियल अमोनिया है कि NF3 है, तो ज्यादा आइडियल कौन है, NF3, समझ गए होगे क्यों, क्योंकि NF3 में डाइपोल मोमेंट कम है। तो अगर डाइपोल की वैल्यू कम है, ये कम पोलर है, तो ये दूसरे NF3 को उतना ज्यादा ताकत वाले फोर्स से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, समझ में आ रहा है ना। और वो बाद में बताएंगे, अभी सब आज ही बता देंगे, तो कुछ लोग वीडियो में देखना बंद कर देंगे, ठीक है। हाँ, ऐसे तो गिन चुन के लोग देखते हैं, है ना। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ समझने की कोशिश करो, क्लियर हो गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ज्यादा समझ गए होगे, तो ज्यादा आइडियलिटी के ज्यादा क्लोज कौन है, NH3 या NF3, तो ज्यादा क्लोज है NF3। याद रखना, जिस चीज का डाइपोल मोमेंट, जिस भी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जितना कम होता है, वो आइडियलिटी के तरफ ज्यादा क्लोज होता है। क्यों, क्योंकि वो मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट नहीं करता है। तो आप समझ लोगे, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन कम है, तो आइडियलिटी का ज्यादा चांस ज्यादा है। तो मतलब ये अगर गैस होता, ये दोनों अगर गैस के फॉर्म में है, मैं कंफर्म नहीं पहले बता रहा हूं, अगर ये दोनों गैस के फॉर्म में है, तो विच गैस इज मोर आइडियल, मतलब ज्यादा आइडियल के ज्यादा क्लोज कौन है, विच गैस इज क्लोज टू द आइडियल गैस, तो ये गैस ज्यादा क्लोज है, समझ में आया। और NH3 का डाइपोल मोमेंट क्या है आपका, ध्यान से देखो, NH3 का डाइपोल मोमेंट आपका ज्यादा है, मतलब इनके बीच में बॉन्डिंग ज्यादा है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप बॉइलिंग का भी बात करते हैं, अगर ये लिक्विड में होता है इस तरह का कोई सब्सटेंस, तो ऑब्वियसली बात है इसके बीच में बॉन्डिंग ज्यादा है, इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, तो ये दूसरे मॉलिक्यूल्स को ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। तो समझ गए, बॉइलिंग पॉइंट भी इसका ज्यादा होगा। इसी कारण से हम बार बार बोलते हैं कि वेक्टर कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है डाइपोल मोमेंट को समझने के लिए, समझ में आया। चलिए एक और छोटा सा खेल समझाता हूं मैं आपको, क्लियर। तो ये एकदम अच्छे समझ में आ गया, वेरी गुड। तो खैर आज की कहानी को हम लोग यहीं तक रोकते हैं और अगले क्लास में यहां से और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है।